प्लेटफॉर्म। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम लोगों ने कवर किए हैं। आज हम एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी गरीबी और बेरोजगारी। देखिए, पॉवर्टी, गरीबी, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे देश की 3 बड़ी समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन। इन 3 मेजर प्रॉब्लम्स पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। ठीक है, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं या फिर आपके क्या विचार हैं, क्या मत हैं, कमेंट करिए। टॉपिक शुरू करते हैं, पॉवर्टी। देखिए क्या क्या डिस्कस करेंगे अब इस चैप्टर में। व्हाट इज पॉवर्टी? सबसे पहले तो गरीबी है क्या। दूसरी बात, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, अगर है तो उसका माप, मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के प्रकार, अगर गरीबी है तो उसके रीजंस क्या हैं, रीजंस ऑफ पॉवर्टी, क्या सॉल्यूशन है, क्या निवारण है, क्या समाधान है पॉवर्टी के, सॉल्यूशंस ऑफ पॉवर्टी, एंड देन आपका गिनी गुणांक। ठीक है, इन चीजों को हम आज की क्लास में या फिर बोल दीजिए इस चैप्टर में, आपके पॉवर्टी वाले चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। गरीब कौन है, सबसे पहला सवाल। ठीक है, चलिए, हमारे पास में साइकिल है, हमारे पड़ोसी के पास में साइकिल नहीं है, तो गरीब कौन, अमीर कौन? हम क्या करते हैं, जब सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं तो मतलब वो क्या साइकिल की घंटी बार बार बजा के निकलते हैं। वो पड़ोसी के पास में साइकिल नहीं है, हमारे पास में साइकिल है, उसको चिढ़ाने के लिए। तो अभी गरीब कौन है? आपका पड़ोसी। आप क्या है? अमीर है। ठीक, थोड़े टाइम बाद में आपका पड़ोसी आपसे परेशान हो गया, आपकी साइकिल की ट्रिंग ट्रिंग सुन के, और बाइक लेके आ गया। अब बताइए, अब गरीब कौन है? अब गरीब है हम लोग। ठीक है, अब वो जब भी ऑफिस के लिए निकलता है तो बार बार हॉर्न बजा के निकल रहा है घर के सामने से। हमें भी गुस्सा आ गया, हम फिर क्या लेके आ गए भाई, बुलेट लेके आ गए। उसके पास में स्प्लेंडर थी पड़ोसी के पास में, अब हमारे पास में बुलेट है। अब गरीब कौन? आपका पड़ोसी। ठीक है, पड़ोसी फिर से हमसे परेशान हुआ और कार लेके आ गया। अब गरीब कौन? हम लोग। हम जब भी अंबानी को देखते हैं तो अपने आप को क्या महसूस करते हैं? गरीब महसूस करते हैं। और जब भी हम लोगों के पास में जो संसाधन है, उतने संसाधन किसी के पास में अगर नहीं है तो उनके सामने हम क्या हैं? अमीर हैं। और वो क्या है? गरीब है। यानी कि गरीबी की परिभाषा देखिए कि जीवन की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। आप बाजार में गए, पूरा रंगारंग बाजार भरा पड़ा है, आपको कोई चीज पसंद आ गई, लेकिन आप लोग नहीं, आप उस चीज को खरीद नहीं सकते। क्यों? जेब में पैसे नहीं है। यानी कि जो अभावों की अवस्था है वही गरीबी है। अभावों की अवस्था को क्या कहा गया है? गरीबी कहा गया है। यहां पर लिखा है कि जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, और आवश्यकताएं भी कौन सी? आपकी बुनियादी जरूरतें की अगर पूरी नहीं हो रही, बुनियादी जरूरत की पूर्ति न होने की जो अवस्था है वह गरीबी है। अब आपकी जो ये बुनियादी अवस्था है ना, बेसिक नीड्स, ये हमेशा चेंज होती रहती है। पहले डेफिनेशन देखिए, जीवन की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, अर्थात बुनियादी जरूरत की पूर्ति नहीं होने की अवस्था गरीबी है, वो इंसान गरीब है। दूसरा है द स्टेज ऑफ लाइफ इन विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल हिज नीड्स। ठीक है, स्टेज ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कौन सी नीड्स? आपकी बुनियादी, बेसिक नीड्स आपकी अगर पूरी नहीं हो रही है। अब ये जो आपकी बुनियादी नीड है ना, ये हमेशा बदलती रहती है। कैसे? पहले हमारी बुनियादी जो जरूरतें थी वो थी रोटी कपड़ा मकान। आज रोटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपका मोबाइल फोन। मतलब रोटी 2 टाइम नहीं मिले चलेगा, लेकिन अगर मोबाइल एक दिन नहीं मिले तो फिर नहीं चलेगा। इंसान ऑफिस के लिए निकलता है और अगर मोबाइल भूल जाए, ऑफिस के लिए भले लेट होता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वापस घर आएगा, मोबाइल लेके जाएगा। तो कहने का मतलब आपकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, आपकी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स है, ये चेंज होती हैं टाइम के साथ में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए जब आदि मानव था तो हमने बोला रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स है, तो वो तो क्या करता है, एक नदी किनारे एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठा रहता,
ठीक है, कोई आम वगैरह का कोई पेड़ वगैरह होते तो वहां से आम तोड़ा खा लिया। ठीक है, कपड़े वगैरह की उस समय जरूरत थी नहीं, घर की जरूरत थी नहीं, पेड़ के नीचे बैठा रहता। तो उस समय बुनियादी आवश्यकताओं में आपकी रोटी कपड़ा मकान थी नहीं। फिर धीरे धीरे समाज बना तो उसको लगा नहीं यार गलत है, तो नीम की छाल लेके और वो लपेट के कपड़े बनाने लग गया, कपड़ा जरूरत बन गई। फिर समाज बना, घर बन गए। कहने का मतलब हमारी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं ये समय के साथ में बदलती रहती है, और अभावों की जो अवस्था होती है उसी को हम क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं। अब देखिए यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट, मापन, गरीबी का मापन कौन करता है? कोई संगठन बने हुए हैं वो करते हैं, संगठन भी इंपॉर्टेंट है, और पॉवर्टी के मेजरमेंट से जुड़ी हुई जो कमिटीज हैं, जो समितियां हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी लेवल का एग्जाम है, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन बनता है तो मेजरमेंट से बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संगठन। आपका प्लानिंग कमीशन, मैंने आप लोगों से क्लास में क्वेश्चन भी पूछा था कि प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है, या फिर प्लानिंग कमीशन की जगह किसने ले ली है। जब हम 5 ईयर प्लान पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया है आपके नीति आयोग ने। ठीक है, यानी कि नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा कौन से ईयर में हुआ है ये अभी भी आप लोग ही सर्च करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस जो गरीबी का मापन कर रहे हैं उसमें सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है आपका नीति आयोग। ठीक है, पहले एग्जाम में पैटर्न इस तरह से चलता था कि इनमें से कौन गरीबी का मापन करता है, एक ऑप्शन में आपको मिल जाता था नीति आयोग या फिर योजना आयोग। ठीक है, आजकल क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो गए, वो आपसे ये नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि नीति आयोग गरीबी का मापन किस आधार पर करता है। भाई हम जो याद करके गए थे नीति आयोग वो तो क्वेश्चन में दे दिया। अब तो नीति आयोग कैलोरी की खपत के आधार पर गरीबी का मापन करता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, डबल स्टार लगा लीजिए आप इसको। ठीक है, मैं बता रही हूं किस तरह से क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक, कैलोरी की खपत के आधार पर अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति है, ठीक है, और उसको प्रतिदिन 2400 कैलोरी खाने को मिल रही है तो वो गरीब नहीं है। अगर 2400 कैलोरी भी नहीं मिल रही तो वो गरीब है। ठीक है, अगर कोई शहरी व्यक्ति है अर्बन एरिया का और प्रतिदिन अगर उसको 2100 कैलोरी मिल जाती है तो वो गरीब नहीं है। अगर 2100 कैलोरी भी नहीं मिल पाती तो वो गरीब है। आपका नीति आयोग कैलोरी की खपत के आधार पर क्या करता है, गरीबी का, पॉवर्टी का मेजरमेंट करता है, गरीबी का मापन करता है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीबी का मापन करता है, मेजरमेंट करता है पॉवर्टी का, वो है आपका NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब NSSO की जगह किसने ले ली है, NSO ने ले ली है। NSSO और CSO को मिला के अब एक ही संस्थान रह गया हमारे पास में और वो है आपका NSO। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। NSO की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। इसकी स्थापना कब हुई ये आप लोग सर्च करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताएंगे। NSO की स्थापना फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। ठीक है, ये लोग किस आधार पर गणना करते हैं गरीबी की, या फिर गरीबी का मापन किस आधार पर करते हैं, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पारिवारिक उपभोग, पर डे पर पर्सन फैमिली कंजम्पशन। याद रहेगा। चलिए एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका गरीबी का मापन करता है, वो आपका वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अगर 1.90 यूएसए डॉलर खर्च कर देता है तो वो गरीब नहीं है, लेकिन 1.90 यूएसए डॉलर भी खर्च एक दिन में वो नहीं कर पाता, प्रतिदिन लिखा हुआ है, तो वो क्या है, गरीब है। ये कौन बोलता है, आपका वर्ल्ड बैंक। ये तीनों संगठन है जो क्या करते हैं, आपका मेजरमेंट करते हैं पॉवर्टी का। याद रहेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं आपकी कमिटीज को।
ठीक है, समितियां, गरीबी के मापन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें इनके नाम है, ठीक है ना। क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि गरीबी से जुड़ी हुई समितियां हैं या समिति है, 3 अदर नेम दे देंगे, एक इनमें से नाम दे देंगे आपका, हो सकता है रथ और दंडाकर आयोग दे दें या फिर अलग समिति दे दें। तो आपसे पूछा जाएगा कि गरीबी से या फिर गरीबी के मापन से संबंधित समिति है, तो अगर आप लोगों को नाम भी याद है ना तो क्वेश्चंस राइट करके आएंगे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नाम ही है, याद रखने। पहली आपकी कमिटी है रथ एंड दंडकार आयोग। स्थापना कब हुई थी? 1971 में, और रिपोर्ट इन्होंने कब प्रस्तुत करी? 1973 में, याद रहेगा। चलिए, दूसरी आपकी कमिटी है वाई के अलग समिति या फिर वाई के अलग कमिटी। स्टैब्लिशमेंट हुआ 1977 में और रिपोर्ट इन्होंने कब प्रेजेंट करी? 1979 में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपकी कमिटी है डीडी लकड़वाला आयोग, ठीक है। 1989 में स्टैब्लिश हुआ और रिपोर्ट प्रेजेंट करी आपकी 1993 में, ठीक है। नेक्स्ट कमिटी है आपकी, यह कमिटी सुरेश तेंदुलकर कमिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा दीजिए। यहां से क्वेश्चन अगर कमिटी से क्वेश्चन डीप से पूछा जाता है आपसे, या तो नाम से पूछ लिया जाएगा कि कौन सी है जो गरीबी से संबंधित है, या तो नाम से पूछ लिया जाएगा कि गरीबी से संबंधित है तो कौन सी है, और अगर नाम से नहीं पूछा जाता है, डिटेल में जाएगा, तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट 2005, इन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट करी 2009 में, और इन्होंने कहा कि अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति है प्रतिदिन 27 रुपए खर्च कर देता है, या फिर अगर कोई शहरी व्यक्ति है वो 33 रुपए प्रतिदिन खर्च कर देता है, तो वो गरीब नहीं है, ठीक है। अगर इतना भी खर्च नहीं कर पाता तो वो गरीब है। ये रिपोर्ट किसने दी? आपके सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने। और क्या क्राइटेरिया बताया उन्होंने? इन्होंने कहा कि पर मंथ अगर कोई रूरल यानी ग्रामीण व्यक्ति है 816 रुपए पूरे महीने में खर्च कर देता है तो वो गरीब नहीं है, और इतने भी खर्च नहीं कर पाता फिर वो गरीब है। और अगर कोई शहरी व्यक्ति है वो 1000 रुपए पर मंथ खर्च कर देता है तो वो गरीब नहीं है, ठीक है। ये रिपोर्ट प्रेजेंट करी आपकी सचिन तेंदुलकर कमेटी ने, और भारत में 2011-12 में गरीबी आपकी सचिन तेंदुलकर कमेटी ने कितनी बताई? 21.9%। ये परसेंटेज याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट कमेटी आपके सामने, सी रंगराजन समिति। कब स्टैब्लिश हुई? 2012 में गठन, ठीक है। रिपोर्ट इन्होंने प्रेजेंट करी हमारी 2014 में। इन्होंने क्या बोला कि प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति 32 रुपए खर्च कर देता है ग्रामीण इलाके का, और अगर शहरी है तो 47 रुपए खर्च कर देता है, तो वो गरीब नहीं है। इन्होंने कहा अगर 972 रुपए कोई ग्रामीण व्यक्ति प्रति माह खर्च करता है, और अगर कोई शहरी व्यक्ति 1407 रुपए पर माह प्रति माह खर्च करता है, तो वो गरीब नहीं है। लेकिन इतना भी अगर खर्च नहीं कर पाता है तो वो गरीब है। और 2000 भारत में इस कमेटी के हिसाब से 2011-12 में अगर गरीबी की बात करें तो 29.5%। अब मैडम, सचिन तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से फिर गरीबी देश में 21.9% ही क्यों है, और रंगराजन समिति के हिसाब से गरीबी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इन्होंने क्या किया, सचिन तेंदुलकर कमेटी ने क्राइटेरिया कम रख दिया। भाई इन्होंने कहा कि 27 रुपए तक भी अगर आप खर्च कर रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, तो गरीब कम हो गए ना। भाई 27 रुपए जो लोग खर्च कर दे रहे हैं वो फिर गरीबों की श्रेणी में नहीं आएंगे, तो गरीबी अपने आप कम हो गई। ऐसे तो कोई कमेटी आएगी कल को ना कहेगी कि अगर आपको दिन में 1 टाइम खाना मिल रहा है तो आप गरीबी नहीं हो, तो गरीबी एकदम से कम हो गई। अगर कोई आपको आके कहे, कोई कमेटी बोलेगी कि अगर आपको 2 दिन से भी खाना मिल रहा है तो भी आप गरीब नहीं है, तो गरीबी खत्म ही हो गई फिर तो। यानी आपने क्या किया, सीमा कम कर दी, क्राइटेरिया को कम कर दिया। इन्होंने 27 रुपए बताया, जबकि रंगराजन समिति जो है इन्होंने क्राइटेरिया बढ़ाया, इन्होंने 32 रुपए बताया। इसलिए यहां पर गरीबी ज्यादा है और यहां पर गरीबी कम है, ठीक है। चलिए, दोनों ही कमिटीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, रंगराजन और सचिन तेंदुलकर।
नेक्स्ट है आपकी हाशिम कमिटी, ठीक है, 2013। केवल शहरी गरीबी की गणना के लिए, या फिर केवल आपसे क्वेश्चन बनेगा कि केवल शहरी गरीबी की गणना से संबंधित कौन सी समिति है, तो वो है आपकी हाशिम समिति, ठीक है। और आपकी लास्ट कमिटी है दैट इज अरविंद पनगड़िया समिति 2015, ठीक है। नीति आयोग के कुलपति की अध्यक्षता में करबल। टेक्स्ट वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाइस चांसलर ऑफ नीति आयोग। गरीबी के प्रकार, ठीक। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, समय के आधार पर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। देखिए वैसे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी के प्रकार देखें तो गरीबी आपकी दो प्रकार की होती है, ठीक है। सापेक्ष और निरपेक्ष दो प्रकार की गरीबी होती है, लेकिन एनसीईआरटी को हम लोग पीछे नहीं छोड़ सकते। एनसीईआरटी हमारा बेस है, तो अगर आप एनसीईआरटी की मदद लें तो एनसीईआरटी में आपकी समय के आधार पर गरीबी का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है। एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म पॉवर्टी यानी कि दीर्घकालिक गरीबी, ठीक। दूसरी है आपकी अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म पॉवर्टी। तीसरी है आपकी गैर गरीब, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम सापेक्ष और निरपेक्ष पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए दीर्घकालिक गरीबी का मतलब क्या है। एक वो बंदा जो सदैव गरीब है, एक वो बंदा जो सामान्य गरीब है, ये तो आएंगे दीर्घकालिक में, ठीक है। अल्पकालिक में क्या क्या आता है, एक तो अनियमित गरीबी और एक चक्रीय गरीबी। देखिए एक एक को समझते हैं। सबसे पहले सदैव गरीब। सदैव गरीब कौन होता है? आप लोग जैसे ट्रेवल करते हैं ना, तो आप लोग जाइए, बाहर जाइए कई 4-5 साल के लिए, ठीक है। आपको रास्ते में या फिर मान लीजिए रेलवे स्टेशन आप लोग पहुंचे, वहां पे आपको एक भिखारी दिखेगा, ठीक है। वो यही बोलेगा कि 2 दिन से खाना नहीं खाया है, मुझे खाना खिला दो या मुझे पैसे दे दो, ठीक है। आप 2 साल बाद अगर लौट कर आएंगे तो आप देखेंगे कि वो भिखारी वहीं पर भीख मांग रहा है और वही बातें आपको फिर से बोलेगा कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, मेरे को 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, खाना खिला दो। यानी कि वो क्या है, सदैव गरीब है, वो सालों साल गरीब है, अब उसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजार दी। ये किस में आ रहा है आपका, लॉन्ग टर्म में आ रहा है। आप 5 साल बाद भी अगर कहीं से लौट कर आएंगे तो वो भिखारी आपको उसी रेलवे स्टेशन के पास वहीं खड़ा मिलेगा, वैसा ही दिख रहा होगा और आपको बोलेगा कि 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, खाना नहीं खाए। यानी कि ऐसी गरीबी जो सदैव चलती ही जा रही है, एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी गरीबी में ही गुजार दी, वो जो भीख मांग रहा है बंदा, उस गरीबी को बोलेंगे सदैव गरीब। तो देखिए ये है आपकी, मान लीजिए ये है आपकी पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो उसकी जो रेखा है ना, वो हमेशा इस पॉवर्टी लाइन के नीचे ही चलती रहेगी, उसका जीवन स्तर यही चलेगा, कभी भी गरीबी रेखा के ऊपर उसका जीवन स्तर नहीं जाएगा, ठीक है। किसकी बात कर रही हूं मैं, सदैव गरीब की। आगे चलते हैं, आगे है आपका सामान्य गरीब। आप लोग सड़क के किनारे कभी देखेंगे ध्यान से तो कुछ सेल्समैन बैठे होते हैं, मतलब कुछ भिखारी टाइप के से दिखने वाले लोग होते हैं, बट कुछ सामान बेच रहे होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा कुछ सामान रख रखा होता है, लगभग इतना सा उनके पास में स्टॉक होता है और सड़क के किनारे ऐसे बैठे होते हैं और चीजें सेल कर रहे होते हैं, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब वो भीख मांग के नहीं खा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, लेकिन वो इतना नहीं कमा रहे कि कभी भी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने लग जाए। यानी कि ऐसे समझेंगे हम, देखिए ये है सामान्य गरीब, ठीक है, ये है पॉवर्टी लाइन, ठीक। इसका जो जीवन स्तर है सामान्य गरीब का, मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया सामान्य गरीब में कौन लोग आते हैं, जो सड़क किनारे वगैरह बैठे होते हैं, थोड़ा सा स्टॉक सामान लेके कुछ चीजें सेल कर रहे होते हैं, वो सामान्य गरीब में आते हैं, ठीक है। वो अपना मुश्किल से गुजारा हो जाए इतना कमा लेते हैं, मांग कर नहीं खाते हैं, लेकिन कभी भी गरीबी रेखा के ऊपर वाली जो जिंदगी है, अच्छा जीवन स्तर, उसमें कभी भी जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो रेखा है वो हमेशा गरीबी रेखा के नीचे चलती है,
ठीक, समझ में आ गया सामान्य गरीब। तो ये तो हमने देखा दीर्घकालिक, यानी ये दोनों क्या रहते हैं, हमेशा गरीब रहते हैं और पूरा जिंदगी अपनी गरीबी में ही गुजार देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अल्पकालिक, यानी शॉर्ट टर्म के लिए। एक है आपका अनियमित और दूसरा है आपका चक्रीय। देखिए डायग्राम से समझते हैं। अनियमित में समझिए, ये है पॉवर्टी लाइन, ठीक, और यहां पर बनाते हैं चक्रीय का डायग्राम, ये है पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अब चक्रीय में कौन से लोग आते हैं चक्रीय गरीब में? जैसे खेती में जो लोग काम करते हैं या खेती में जो मजदूरी करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, 4 महीने जब खेती की सीजन आई तब तो उनको क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, तब तो उनका जीवन यापन जो होगा वो गरीबी रेखा के ऊपर यापन होने लग जाएगा, ठीक है। और जैसे मानसून का टाइम आया या बारिश हुई या फिर जब सीजन चल रही है, जब क्रॉप्स उगाई जा रही है 4 महीने, तब क्या होगा, उनको रोजगार मिल गया, तब तो उनका जीवन स्तर अच्छा चलेगा। और जैसे ही सीजन गया क्या होगा, वो फिर से गरीब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए इस तरह से। ये वो सीजन है जहां पर इनके पास खेती में काम है, ये वो सीजन है जहां पर इनके पास में खेती में काम नहीं है। तो इसको बोला जाता है चक्रीय गरीबी, ठीक है, साइक्लिक पॉवर्टी। अब देखिए अनियमित में कौन से लोग आते हैं? जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में जो मजदूर काम करते हैं ना, जो कमठे पे जाते हैं, है ना, उनकी बात चल रही है। तो मान लीजिए कोई मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, वो 6 महीने का है, ठीक है, 6 महीने में या साल भर में मकान, मान लीजिए 6 महीने में मकान तैयार होने वाला है। तो क्या होता है, मजदूर, आपको पता है ना, असंगठित क्षेत्र की बात चल रही है। असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं क्या करते हैं, जैसे उनको उनकी टोली पूरी कमठे के ऊपर बैठी होती है, कोई भी ठेकेदार वहां पे जाता है और बोलता है कि चलो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आया है और 6 महीने के लिए आपको वहां पे काम दे रहे हैं। 6 महीने जब तक उसने काम किया, मजदूर ने मजदूरी करी, तब तक तो वो अच्छा जीवन यापन कर रहा है, गरीबी रेखा के ऊपर चल रहा है उसका जीवन स्तर। और जैसे ही 6 महीने खत्म हुए, मकान बनना मतलब मकान बन के तैयार हो गया, मतलब जैसे ही 6 महीने पूरे हुए, ठीक है, मकान बन के तैयार हो गया, फिर हो सकता है कि 6 महीने उसको कोई लेके जाए ही नहीं मजदूरी पे। तो क्या 6 महीने तो उसको काम मिला, 6 महीने वो फ्री बैठा रहा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे अनियमित गरीबी। इसका डायग्राम भी कुछ इसी तरह से बनता है। ये देखिए, कभी इसको काम मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। ये मजदूर जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, उनकी गरीबी होती है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से गरीबी के प्रकार समय के आधार पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। नाम थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिटेल्स अगर आप लोगों को याद रहती है तो फिर तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन बनेगा, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के प्रकार। पहली है आपकी रिलेटिव पॉवर्टी, जिसको बोला जाता है, तुलनात्मक भी कह सकते हैं या फिर आप कहेंगे सापेक्ष गरीबी। यहां पर है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिसको बोला जाता है, संपूर्ण नहीं, इसको आप बोल सकते हैं निरपेक्ष गरीबी, ठीक। तो पूछा जाए अगर आप लोगों से गरीबी के प्रकार, अगर क्वेश्चन बनता है, 4 ऑप्शन आपको देते हैं और उसमें से एक ऑप्शन इनमें से दिखेगा तो राइट होगा। तो गरीबी के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, एक है सापेक्ष यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी और एक है आपका निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दोनों में क्या फर्क है? देखिए इसको तुलनात्मक क्यों कहते हैं, तुलनात्मक या फिर रिलेटिव पॉवर्टी इसको क्यों कहते हैं? मान लीजिए कोई सोसाइटी का नाम सुना है ना, वैसे कोई सोसाइटी है, ठीक है, वहां पर मान लीजिए 10 मकान है, 10 फैमिलीज रह रही हैं, ठीक है, उनमें से 8 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास में कार है और 2 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास में कार नहीं है, बाइक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे तुलना हुई, कंपैरिजन हुआ और हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो 8 फैमिलीज जिनके पास में कार है, जिनके घर में एसी है, कूलर है, वो क्या है, अमीर है। और जिनके घर में मान लीजिए कूलर नहीं है, एसी नहीं है या फिर जिनके घर में कार नहीं होगी, बाइक है, वो क्या हो गया, रिलेटिवली गरीब हो गया, तुलनात्मक रूप से गरीब हो गया। जरूरी नहीं है कि वो गरीब है,
पर अगर तुलना करके देखें तो वो गरीब है। तो यहां से हमारे पास में एक लाइन निकल कर आती है, लिख लीजिए आप लोग, देखिए कि अर्थव्यवस्था में एक निश्चित जीवन स्तर को मापदंड मानकर तुलना करना। क्या समझ में आया इससे? जो मैंने एग्जांपल दिया वही, यानी कि हमने क्या कहा कि जैसे सोसाइटी का एग्जांपल लिया हमने कि जिनके पास में कारें हैं वो क्या है, आपके गरीब अमीर हैं, और जिनके पास में कार नहीं है वो गरीब है। तो अर्थव्यवस्था में भी इसी तरह से होगा। वो हमने एक कॉलोनी का, एक मोहल्ले का, एक सोसाइटी का एग्जांपल लिया। हम अब क्या कर रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। हमने एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल बोल दीजिए, हमने एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल बोल दीजिए या लाइफ स्टैंडर्ड बोल दीजिए, उसको एक पैमाना बना लिया, मानदंड बना लिया, और हमने कहा कि जो जो इस पर्टिकुलर, आप बोल दीजिए पॉइंट्स को क्लिक करते चलेंगे, जैसे कि है ना कि जो जो इन सिचुएशंस को सेटिस्फाई करते चलेगा, यानी कि मान लीजिए हमने 4 शर्तें रखी, ठीक है, यानी कि 4 शर्तों को सेटिस्फाइड कर देगा। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, जिसके पास में कार है, जिसके पास में मोबाइल है, जिसके पास में एसी है, जिसके पास में कूलर है, तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर मापदंड बना लिया और हमने कहा कि ये चारों चीजें जिसके पास में है वो अमीर है और ये चारों चीजें जिसके पास में नहीं है वो गरीब है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तुलनात्मक रूप का मतलब ही यही होता है कि अर्थव्यवस्था में हमने क्या कर लिया, एक निश्चित जीवन स्तर को पैमाना बना लिया और हमने कहा कि जो जो इन शर्तों को पूरा कर रहा है वो अमीर है और जो इन शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा है वो गरीब है। इसीलिए इसको बोला गया है सापेक्ष, यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, मुझे लगता है एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपकी निरपेक्ष पॉवर्टी। यहां पर कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है। यहां पर क्या बोला गया है एब्सोल्यूट पॉवर्टी में कि जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहा है वो अमीर है और जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है वो गरीब है। इसमें कहीं कंपैरिजन नहीं कर रहे। हमने आवश्यकताएं बता दी, ये आवश्यकताएं हैं, जो बंदा इस आवश्यकता को पूरी कर पा रहा है वो अमीर है, जो नहीं कर पा रहा है वो गरीब है। ठीक, और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग द्वारा अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत में जो गरीबी का मापदंड है वो किस आधार पर होता है, सापेक्ष या निरपेक्ष, तो हम कहेंगे निरपेक्ष। देखिए, नीति आयोग द्वारा निरपेक्ष गरीबी को अपनाया गया है। निरपेक्ष गरीबी को 2015 में अपनाया, 2015 में अपनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से भाई पूछा जा सकता है कि भाई 2 तरह की जैसे गरीबी है, ये तो आपने याद करके गए, लेकिन पता ही नहीं है कि भारत में किस आधार पर मेजर करेंगे। तो भारत ने कौन सी वाली गरीबी को अपनाया है मेजर करने के लिए, वो है आपकी निरपेक्ष गरीबी, यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं की अगर पूर्ति हो रही है तो वो अमीर है, नहीं हो रही तो गरीब है। नीति आयोग ने 2015 में निरपेक्ष गरीबी को अपनाया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, चलिए। रीजंस ऑफ पॉवर्टी, भाई गरीबी है तो गरीबी के कुछ कारण भी होंगे। ठीक, पिछली क्लास में हमने क्या समझा कि गरीबी क्या होती है, कौन कौन सी ऐसी समितियां हैं जो गरीबी से जुड़ी हुई है, कौन कौन से संगठन हैं जो गरीबी का मापन कर रहे हैं। आज हमने पढ़ा
पहले हमने एनसीईआरटी के हिसाब से देखा कि गरीबी कितने प्रकार की होती है, उसके बाद में हमने देखा कि गरीबी जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी कितने प्रकार की होती है, सापेक्ष और निरपेक्ष। मतलब गरीबी तो है, और अगर गरीबी है तो उसके कारण क्या है। देखिए, पहला है सामाजिक कारण, ठीक है, सोशल कॉजेस, और दूसरा है आपके आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेस। कौन कौन से हैं डिटेल में देखेंगे। चलिए, सामाजिक कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारण है सामाजिक रीति रिवाज और अभ्यास, यानी कि सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। आप कहेंगे मैम ये गरीबी का कारण कैसे। देखिए, आप इंडिया में रहते हैं, यहाँ के कल्चर से, कस्टम से बिल्कुल रूबरू हैं। हमारे यहाँ पर चाहे बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे बचाए जाएं या नहीं बचाए जाएं, लेकिन उसकी शादी के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया जाता है, और वो पैसा सिर्फ 2 दिन की शादी में उड़ा दिया जाता है। पता है आप लोगों को, मतलब गरीब से गरीब इंसान की भी अगर घर की शादी में आप जाओगे ना, तो ऐसा लगेगा अंबानी की शादी में आए हो। कहां से आया इतना पैसा। हमने पूरे जीवन भर की कमाई इकट्ठी करी, बचत कर करके, गरीबी में जीवन यापन कर करके, और उसके बाद में क्या किया, 2 दिन की रंगारंग शादी में, उसके इंतजामात में दिखावा करने के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया। और ये सब इंडिया में ही हो रहा है, और हम इंडिया की ही गरीबी पढ़ रहे हैं। तो इंडिया में लोग गरीब हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है सामाजिक रीति रिवाज और अभ्यास। किसी की मृत्यु हो गई तो भाई उसके परिवार वालों के तो हाथ पैर टूट जाएंगे, ठीक है, उसका तेरवा करो, उसका मोसर करो, पता नहीं क्या क्या रीति रिवाज है, जिनके कारण अगर किसी के पास में पैसे नहीं भी है तो वो समाज के डर से इधर उधर से पैसे अरेंज करेगा, लोन लेगा, ऋण लेगा, ठीक है, ऋण के चक्कर में फंस जाएगा, लेकिन उसको मोसर करना पड़ेगा, उसको तेरवा करना पड़ेगा। कोई कितना भी गरीब है लेकिन उसको शादी धूमधाम से करनी पड़ेगी। एक शब्द आपने सुना होगा मायरा, हमारे यहाँ पर मायरा, ये इंडिया में ही है। मतलब हम इन रीति रिवाजों से ही ऊपर नहीं आ रहे हैं, हमारी जिंदगी में जो कमाई हम कर रहे हैं वो तो सारी इन्हीं में खर्च हो जा रही है, तो गरीबी होगी ना। सबसे बड़ा कारण गरीबी का सामाजिक रीति रिवाज और अभ्यास, ठीक है, और ये सारी चीजें हमारे इंडिया में ही होती, इसीलिए गरीबी है। नेक्स्ट है आपका समाज में अंधविश्वास फैल गया है, ठीक है। बहुत बार आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, छोटा सा बच्चा था, बीमार हुआ तो उसको हॉस्पिटल तो लेके गए नहीं, कहां पे लेके चले गए, वो झाड़ फूंक वाले जो बाबा होते हैं उनके पास में लेके चले गए, ठीक है। फिर उसने गरम चाकू से या पता नहीं चिमटे से क्या किया, उसके ऊपर पूरे शरीर को दाग कर दिया, दाग दिया, जला दिया पूरा। क्या है, अंधविश्वास। हम बीमार हो रहे हैं तो डॉक्टर से ज्यादा झाड़ फूंक वाले बाबाओं के पास जा रहे हैं, ये कारण है गरीबी का, अंधविश्वास। चलिए, नेक्स्ट है आपका सामाजिक ऋणग्रस्तता। भाई लोन का जाल, ऋण का जाल तो आप लोगों को पता है, एक बार आपने उधारी ले ली और उसके जाल में आप फंस गए, ब्याज पे ब्याज चुकाते चले जाओगे, मूल कभी चुका नहीं पाओगे और इस चक्रव्यूह से कभी निकल नहीं पाओगे, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज्ड लोन की बात नहीं चल रही है, ये बात चल रही है जो लोन लिया जाता है आपस में, साहूकारों से ले लिया, ठाकरों से ले लिया, गांव का जो रईस इंसान है, साहूकार या जो भी बड़े लोग बैठते हैं ना, मुनीमों से, उनसे ले लिया। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, कितना भी वसूल कर लेंगे आपसे। कहने का मतलब ये रीजन है गरीबी का। चलिए नेक्स्ट, सामाजिक बहिष्कार, ठीक है। लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर हमारे देश में सबसे ज्यादा भेदभाव किया जाता है और ये कारण है गरीबी का, ठीक। देखिए, देश की 48% आबादी महिलाएं हैं, लेकिन आपने वो देखे होंगे ना, टीवी के अंदर भी दिखाते हैं ऐसे, इतनी लंबी लंबी वो मूछें ताने बैठे रहते हैं, मतलब बड़े मोटे से चौधरी दिखाते हैं, वो बोलते हैं कि छोरियां कमावेगी तो फिर हम क्या करेंगे। अरे तो उसमें दिक्कत क्या है, अगर देश की 100% आबादी में से 48% या 50% महिलाएं हैं और वो अगर
पुरुषों पर निर्भर है, तो आप अर्थव्यवस्था को आगे कैसे लेके जा सकते हैं? यानी कि आपने 50% जो हिस्सा है आपके देश का उसको तो निर्भर बना दिया, तो 50% जो पुरुष बचे वो मिलकर कितना ही देश को आगे लेके चले जाएंगे? गरीबी तो लाजमी है। घर में एक लेडीज है, एक जेंट्स है। जेंट्स अकेला कमाएगा तब उस घर की इकोनॉमी अच्छी होगी, या दोनों कमाएंगे तब इकोनॉमी अच्छी होगी? ऑब्वियस ही बात है, दोनों कमाएंगे तो अच्छी होगी, डबल पैसा घर में आएगा, लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ेगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश में जीडीपी बढ़ेगा, देश का विकास होगा। लेकिन लिंग के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव सबसे बड़ा कारण है गरीबी का। ठीक है, तो याद रखने लायक है ये पॉइंट्स, जिसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गरीबी के कारणों में, गरीबी के सामाजिक कारणों में से एक है। आपको 4 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सामाजिक कारण हम लोगों ने देख लिए, अब देख रहे हैं हम कुछ आर्थिक कारण यानी इकोनॉमिक कॉजेस भी हैं। सबसे पहले आपका उत्पादन का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। भाई लोगों के पास में पैसे, प्रोडक्शन जो है वो हो, जितना भी हो रहा है देश के अंदर, लोगों के पास में इनकम इतनी नहीं है कि उसको परचेज करें, वापस डिमांड ही क्रिएट नहीं कर रहे हैं, गरीबी होगी। ठीक, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, समझते हैं आप लोग इन्फ्लेशन को, बहुत अच्छे से मैंने समझाया आप लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में जो जो चीजें आप समझते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है, स्टैगफ्लेशन, क्या क्या पता है आप लोगों को? कुछ ना कुछ जितना आप लोगों को याद है कमेंट में जाके कमेंट करिए। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ठीक है, कारण है गरीबी का। चलिए नेक्स्ट है आपका जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर। देखिए जनसंख्या के लिए एक बात बोली जाती है कि गरीबी कारण है जनसंख्या वृद्धि का, और जनसंख्या वृद्धि कारण है गरीबी का। जनसंख्या वृद्धि और गरीबी आपकी पैरेलल चलती है। गरीबी है इसीलिए जनसंख्या वृद्धि है, और फिर जनसंख्या वृद्धि है तो फिर गरीबी होगी। ठीक, पॉपुलेशन जो है, रैपिड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इकोनॉमिक रीजन है आपकी पॉवर्टी का। चलिए स्वास्थ्य और शिक्षा का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। हमारे यहां पर इतनी बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं है। ठीक, शिक्षा का स्तर तो आप लोग जानते हैं, बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, या फिर यूं कहे इंडिया में, अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए बहुत मुश्किल है। शिक्षा का जो स्तर है वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पर एजुकेशन पर 18% जीएसटी है, 18%, जबकि होना कितना चाहिए 0%, है कितना 18%। आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह भी जो परचेज करते हो, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट उतनी ज्यादा नहीं होती है कि जितना टैक्स लग के हो जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई कोर्स परचेज किया, पेड कोर्स, तो उसमें 5,000 का कोर्स था, लेकिन जीएसटी वगैरह ऐड होकर 6,500 का हो गया। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए कि क्या ये सही है। मेरी राय है कि 0% होना चाहिए एजुकेशन टैक्स। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से आपकी क्या राय है, एजुकेशन टैक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो स्तर है एजुकेशन का वो कैसा है, लो लेवल है, निम्न स्तर है, और ये रीजन है गरीबी का। चलिए सरकारी योजनाओं का पूर्व क्रियान्वयन, इसको बोल सकते हैं आप पूर्ण क्रियान्वयन। ठीक है, पूर्ण क्रियान्वयन नहीं करना, यानी अगर सरकार कुछ योजनाएं लेकर भी आती है तो हमारे देश में क्या है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि जिसको बेनिफिट होना चाहिए उतना बेनिफिट हो ही नहीं पाता है। गरीबों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, फायदा उसका अमीर उठा रहे हैं, क्योंकि गरीबों तक तो सूचना ही नहीं पहुंची कि हमारे लिए ऐसी कोई स्कीम भी आई है। यही तो हो रहा है। और आर्थिक बुनियादी ढांचे का खराब स्तर, पुअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, तो ये कुछ मेजर रीजंस है आपके सोशल और इकोनॉमिक कॉजेज हैं। बेरोजगारी को
ये पॉवर्टी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? बेरोजगारी क्या है, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मेजरमेंट, भाई बेरोजगारी है तो उसका मेजरमेंट, और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि आपकी बेरोजगारी है क्या, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी क्या है, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। श्रम का वह हिस्सा जिसमें कार्य करने की क्षमता, शक्ति विद्यमान है परंतु प्रचलित कीमतों पर रोजगार उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति बेरोजगार कहलाती है। और जो वो व्यक्ति है, वो पर्सन है, वो क्या कहलाता है, बेरोजगार कहलाता है। यहां से 2-3 पॉइंट आप लोगों के सामने निकल के आए। देखिए, सबसे पहले यहां पर लिखा है कि श्रम शक्ति का वह हिस्सा जिसमें कार्य करने की शक्ति विद्यमान है, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां पर 15 से 49 वर्ष के बीच जिनकी आयु है, वो क्या है, श्रम शक्ति है, ठीक है। इनके पास भी क्षमता है, कमा सकते हैं ये, ठीक, लेकिन हो क्या रहा है कि उन्हें प्रचलित कीमतों पर रोजगार उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोजगार उपलब्ध नहीं है, हालांकि रोजगार उपलब्ध है, या हो सकता है काफी जगह नहीं भी हो, लेकिन अगर रोजगार उपलब्ध भी है तो उचित कीमतों पर उपलब्ध नहीं है, तो वो भी क्या है, बेरोजगारी है। श्रम शक्ति जिसमें क्षमता है, वो काम कर सकती है, कैपेसिटी है, ठीक, लेकिन प्रचलित कीमतों पर रोजगार नहीं मिल पाता है, तो वह बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। और जो बंदा बेरोजगार है, वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है या अनएम्प्लॉयड कहलाता है, ठीक। यह डेफिनेशन है, थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी आपकी डेफिनेशन। देखिए, बेरोजगारी एक है आपकी ऐच्छिक बेरोजगारी और एक है आपकी अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई बंदा है, इसका एग्जांपल ले रहे हैं हम, कि जिसमें कार्य करने की क्षमता है, यानी मान लीजिए कोई कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, तो एक बंदा है जिसको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, वो एलिजिबल है, वो काम कर सकता है, यानी कि जिसमें कार्य करने की क्षमता है, और उसने कहा कि मैं 1 महीने काम करूंगा, दिन के 8 घंटे काम करूंगा और मुझे 20,000 रुपए चाहिए, तो प्रचलित मूल्य पर भी उन्होंने कहा ठीक है, कंपनी वाले ने बोला कि ठीक है, आपको 20,000 रुपए भी हम दे देंगे, लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, काम करने की कैपेसिटी है, कार्य क्षमता है, एलिजिबिलिटी भी है, उचित मूल्य पर रोजगार भी उपलब्ध है, लेकिन कार्य करने की इच्छा नहीं है, तो ऐसी बेरोजगारी को कहेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक। और यही वाले पॉइंट्स यहां पे देखिए अनैच्छिक में, कि कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की इच्छा भी है, काम करना भी चाहते हैं, लेकिन प्रचलित मूल्य पर रोजगार उपलब्ध नहीं है, तो इसको बोलेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा हमने क्या किया, डेफिनेशन को इलॉबरेट कर दिया, खोल दिया डेफिनेशन को, ठीक। एक ऐसा बंदा, ऐच्छिक बेरोजगारी वह है जिसमें कार्य करने की क्षमता है और प्रचलित मूल्य पर रोजगार भी उसको उपलब्ध है, लेकिन कार्य करने की इच्छा नहीं है, ऐच्छिक बेरोजगार है, ठीक। अनैच्छिक में कार्य करने की क्षमता है, शक्ति है, मतलब कार्य करने की इच्छा है, क्षमता है, लेकिन रोजगार ही उपलब्ध नहीं है उचित मूल्य पर, तो वो है आपका अनैच्छिक बेरोजगारी। आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बेरोजगारी दर निकालने का आपसे फॉर्मूला पूछा जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो बेरोजगार आबादी यानी कि पॉपुलेशन जो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, अपॉन श्रम शक्ति इंटू 100, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जा सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका बेरोजगारी का मापन। बेरोजगारी का मापन कौन करता है इंडिया में?
मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में NSSO फुल फॉर्म पहले भी बता चुकी हूं, अगेन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। पूछा जाए NSSO कब स्टैब्लिश हुआ था? 1950 में, 1950 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता में। मुख्यालय कहां पर है NSSO का? कोलकाता में। पिछली क्लास से 2 क्लास पहले जो हमारी क्लास हुई थी, मैंने आपको बताया था कि NSSO और CSO को मिलाकर अब आपका आ गया है NSO। ठीक है, NSSO और देखिए इन दोनों को मिला दो, NSSO और CSO को मिलाकर हमारे पास में अब एक नया संस्थान आ गया है जिसको बोलते हैं NSO। NSO का फुल फॉर्म हो गया आपका नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। पहले भी बता चुकी हूं क्लासेस में, मैं बता चुकी हूं क्लासेस में। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए कि NSO जो है वो कब बना, सिर्फ ईयर बता दीजिए। क्लासेस में बता चुकी हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रही हूं, कमेंट करिए। चलिए, यहां तक समझ में आ गया कि बेरोजगारी का मापन कौन करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब है मेजरमेंट किस आधार पर होता है। ठीक है, बेसिस ऑफ, यानी कि मापन का आधार। बेरोजगारी का मापन का आधार पहला है आपका मुख्य सामान्य आधार, मेजर कॉमन बेस। नेक्स्ट है आपका वर्तमान साप्ताहिक आधार, यानी कि करंट वीकली बेसिस। नेक्स्ट है आपका वर्तमान दैनिक आधार, डेली करंट बेसिस। अब इसके अंदर याद रखने लायक क्या चीज है, देखिए मुख्य सामान्य आधार की बात करें तो अगर कोई इंसान है उसको 365 दिन में से पूरे वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 में से 273 दिन अगर रोजगार मिल जाता है, कितने दिन की बात चल रही है भाई? पूरे साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से अगर 273 दिन अगर उसको रोजगार मिल जाता है तो उसको बेरोजगार नहीं कहेंगे। याद रखना है, 365 में से अगर 273 दिन रोजगार मिला है किसी को तो वो बेरोजगार नहीं है। ठीक, साप्ताहिक आधार पर ध्यान से सुनना, अगर एक सप्ताह में 1 घंटे, हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 1 घंटे अगर रोजगार मिल जाता है तो वो बेरोजगार नहीं है। ये मेजरमेंट है। पूरे हफ्ते में अगर 1 घंटा काम मिला है तो वो बेरोजगार नहीं है। 1 घंटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और अगर बात करें वर्तमान दैनिक आधार के बारे में, तो अगर दिन में 1 से 4 घंटे, यानी कि आपका क्या हो गया? आधा दिन। ठीक है, आधा दिन यानी कि आपका जो हाफ डे होता है, और 5 से 8 घंटे, ये क्राइटेरिया है, ये हो गया पूरा दिन। रोजगार मिला है तो वह बेरोजगार नहीं। ठीक, तो ये है हमारे मापन के आधार, यानी बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बेरोजगारी के मापन के आधार 3 हैं। सबसे पहला आपका मेजर कॉमन बेस हो गया, यानी कि मुख्य सामान्य आधार। दूसरा आपका वर्तमान साप्ताहिक आधार हो गया, और वर्तमान दैनिक आधार हो गया, और एलोबरेट करके हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका थोड़ा सा करंट से मैं आप लोगों को अपडेट करता हूं कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट 6.7%। ठीक है, आपको पता है हमारा देश 2 भागों में एक तरीके से बटा हुआ है। आपका एक रूरल एरिया है, एक आपका अर्बन एरिया है। ठीक है, तो अर्बन में देखें तो 8.4%, 8.4%, और रूरल में देखें तो देखिए 5.9%। बताइए ज्यादा गरीबी कहां, ज्यादा बेरोजगारी कहां पर है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, परसेंटेज समझ में आ गया आपको? चलिए, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार। गरीबी के प्रकार हम लोगों ने देखे थे,
अगर वो आपको समझ में आए तो ये थोड़ा इजीली और जल्दी समझ में आएंगे, ठीक है। ज्यादा कोई मतलब अगर वो चीजें जो मैंने गरीबी में आपको पढ़ाई है टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में, वो अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा कैटेगराइज करेंगे कि विकसित देशों में जो बेरोजगारी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक। और विकासशील देशों की जो गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, वो थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। तो थोड़ा समझने के हिसाब से अगर आप देखें तो विकसित देशों में आप यूएसए को थोड़ा सा माइंड में रखिए, ठीक है। फिर थोड़ा समझेंगे तो इजीली समझ में आएगा। और अगर डेवलपिंग की बात करें तो इंडिया को थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। देखिए विकसित देशों में देखें तो दो तरह की बेरोजगारी है। पहली है आपकी चक्रीय साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी, जिसके अंदर पहली है प्रौद्योगिकी, दूसरी है आकस्मिक। चक्रीय बेरोजगारी में सबसे पहले प्रौद्योगिकी से यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। मान लीजिए थोड़ी सी कोई टेक्नोलॉजी चेंज हुई, जैसे अभी एआई आ रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा खतरनाक चीज आ रही है हमारे मतलब आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है आपके। धीरे धीरे जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगा तो हो सकता है कि मानव को खतरा भी हो जाए। इतनी टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने प्रगति कर ली है। मान लीजिए, चलो वो एक अलग बात है एआई की। यहां पर देखिए, मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज होने के कारण होगा क्या, थोड़े टाइम के लिए लोगों को वो टेक्नोलॉजी नहीं समझ आएगी, तो थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे कंप्यूटर्स आए, पहले क्या बहुत सारे लोग बैठ के ऐसे बही खाता में जोड़ बाकी गुणा भाग मतलब है ना वो करते थे ना, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन मतलब पूरा हिसाब किताब करते थे, है ना। वो आपने अगर गांव में बड़ियों की शॉप अगर देखी हो तो वहां पे पूरा वो हिसाब किताब रखने के लिए एक रहता था बंदा, मुनीम रहता था। तो सारा काम क्या होता था, मैनुअल होता था, जितना भी हिसाब किताब होता था, बही खाते वगैरह जैसे मैनुअली रखे जाते थे। अब फिर क्या हुआ, कंप्यूटर आ गया। तो यार कहा कि 15-20 लोगों का काम तो ये कंप्यूटर अकेला कर दे रहा है। तो थोड़े टाइम के लिए क्या हुआ कि वो जो 15-20 लोग थे जो मैनुअली हिसाब किताब का काम कर रहे थे, कंप्यूटर आते ही वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए थोड़े टाइम के लिए। इसीलिए इसको चक्रीय यानी साइक्लिक बोला गया। फिर क्या हुआ, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, कंप्यूटर चलाना सीख लिया, तो उनको नई तरह के रोजगार मिल गया, बेरोजगारी खत्म। इसीलिए इसको बोला गया है साइक्लिक। पूरी तरह से बेरोजगारी नहीं, साइक्लिक। थोड़े टाइम के लिए क्या हुआ, कोई टेक्नोलॉजी चेंज हुई, नहीं समझ में आई लोगों को, बेरोजगार हो गए। जैसे ही टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, कुछ नए अवसर, अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ गई, ठीक। इसको बोला जाता है प्रौद्योगिकी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। नेक्स्ट है आपका आकस्मिक। जैसे आपका कोरोना आया आकस्मिक, तो वो ऐसे कह के थोड़ी आया कि भाई मैं आ रहा हूं, है ना, अचानक ही आ गया, आकस्मिक आ गया। तो उससे जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर थे उनको सबसे ज्यादा कोरोना में मार पड़ी, ठीक। तो ऐसी कोई स्थिति हो जाए तो उसको बोला जाता है आकस्मिक बेरोजगारी। विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी हमने देख ली। अब हम देख रहे हैं अनियमित बेरोजगारी। अनियमित बेरोजगारी में यहाँ पर हम पढ़ेंगे घर्षण जनित यानी कि फ्रिक्शन बॉर्न। मान लीजिए कोई बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, कोई ए बंदा है, ठीक, किसी एक्स कंपनी में काम कर रहा है और उसको सैलरी मिल रही है 40,000, ठीक है, 40,000 रुपए उसकी सैलरी है। फिर उसको ऐसे धीरे धीरे क्या ऐसे बैठे बैठे रियलाइज नहीं होता कि यार इतने टाइम से यही काम कर रहे हैं, बिल्कुल बोर से हो गए हैं ना, हम तो ज्यादा काम कर रहे हैं, हमें तो ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, ठीक है, मेरी कैपेबिलिटीज ज्यादा है, 40,000 रुपए कम है मेरे लिए। तो वो क्या सोचेगा, कंपनी चेंज करने का सोचेगा। उसने कहा मैं 60,000 रुपए कमाने के लिए क्या एलिजिबल हूँ। उसने एक वाई कंपनी ज्वाइन करी जो उसको कितना रुपए देगी, 60,000। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ए ने एक्स कंपनी छोड़ी और छोड़ते ही नेक्स्ट डे उसने वाई कंपनी को ज्वाइन कर लिया। उसने एस कंपनी छोड़ी, उसके बाद में इंटरव्यूज दिए, ठीक है, हफ्ता 10 दिन 20 दिन महीना भर तो बेरोजगार रहा होगा वो, नई कंपनी को सर्च करने में, इंटरव्यूज देने में, प्रोसेसिंग में। तो वो जो कुछ टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहा, बेरोजगार रहा, उसको बोला जाता है अनियमित बेरोजगारी। और ये कहां पे पाई जाती है, आपकी विकसित देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में पाई जाती है, ठीक। चलिए विकासशील देश, यहाँ पे हमने यूएसए को माइंड में रख के थोड़ा सा समझा, यहाँ पर हम इंडिया को माइंड में रख के थोड़ा सा समझेंगे। भाई देखिए, रूरल
और अर्बन। जब भी बात आती है इंडिया की, हम कोई भी चीज स्टडी कर रहे हैं, पॉवर्टी करो भले अनएम्प्लॉयमेंट करो, किस तरह से करते हैं, दो एरिया में डिवाइड करके, रूरल और अर्बन, ठीक है, ग्रामीण और शहरी। देखिए ग्रामीण की बात करें तो मौसमी, सीजनल, खेती का समय है, 4 महीने की खेती की सीजन आई, तब तो क्या मिल गया, रोजगार मिल गया, तो बेरोजगारी खत्म मजदूरों की जो खेत में काम कर रहे हैं। और फिर जैसे ही वो मौसम गया, खेती का सीजन गया, 4 महीने खत्म हुए, फिर से बेरोजगारी आ गई, मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं इसको, ठीक है। छुपी हुई बेरोजगारी, इसको एक नाम से हम बोलते हैं प्रच्छन्न। प्रच्छन्न भी कई बार आपको लिखा मिलेगा कुछ पेपर्स में। या फिर छुपी हुई बेरोजगारी या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, मान लीजिए किसी खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये कोई खेत है, यहां पर 5 लोग काम कर रहे हैं, तो भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, और यहां पर 8 लोग काम कर रहे हैं, तो भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। कहने को तो मान लीजिए घर के ही लोग हैं, जब 5 लोग काम कर रहे थे तब भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा था, फिर 8 लोग काम कर रहे हैं फिर भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो कहने को तो वो खेती कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, क्या प्रोडक्शन बढ़ रहा है उनकी वजह से, नहीं बढ़ रहा। तो इसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। अपने हिसाब से तो है कि हाँ काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, उतना का उतना है, तो इसको बोला जाता है छिपी हुई या प्रच्छन्न या फिर हिडन एम्प्लॉयमेंट, ठीक। बात करें शहरी, सबसे पहले आता है आपका इंडस्ट्रियल, फिर आता है शैक्षिक, ठीक है, एजुकेशनल। औद्योगिक, इंडस्ट्रियल की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए आपको उसमें दिखाते हैं ना मूवीज में, कभी देखना, गांव का कोई बंदा होता है, वो शहर जाके ऐसे ट्रेन से उतरता है, किस लिए आता है होगा शहर में, कमाने के लिए। लेकिन एक दृश्य वो अपने सामने देखता है और क्या पाता है कि वहां पर भी फुटपाथ पर गरीब लोग सोए हुए हैं। तो क्या शहरों में इतना ज्यादा रोजगार है कि सबको रोजगार दे पाए? एक्चुअल में नहीं है। तो ऐसी जो बेरोजगारी है इसको बोला जाता है, यानी वो किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए आया था कि चलो शहर चलते हैं वहां पर काम करेंगे, लेकिन आके देखा कि यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज में क्या है, कोई मतलब वाली बात नहीं है, तो इसको बोला इंडस्ट्रियल। अब ये है आप लोगों से रिलेटेड, ठीक है, आप लोगों से, हम लोगों से, ठीक है ना। शैक्षिक बेरोजगारी, एक बंदा है जिसने भाई ग्रेजुएशन कर लिया, अब उसको बोलेंगे कि खेती करो, तो क्या वो खेती करेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं, अब तो मैं इतना पढ़ लिख लिया हूं, मैंने यूजी कर लिया, पीजी कर लिया, पीएचडी कर लिया, अब तो क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, खेती में काम तो हमसे नहीं होगा। वो शिक्षा के ही क्षेत्र में फिर कुछ करने का प्रयास करेगा, दूसरे काम वो नहीं कर पाएगा। और मान लीजिए वो 2 साल के लिए तैयारी कर रहा है, वो कहेगा कि भाई मैं 2 साल के लिए तैयारी करूंगा, ठीक है, 2 साल में सिलेक्ट हो जाऊंगा, गवर्नमेंट जॉब ले लूंगा और पूरी जिंदगी आराम। लेकिन वो जब 2 साल के लिए तैयारी कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो वो क्या है, अभी बेरोजगार है। उसकी नौकरी लग जाती है, बहुत अच्छी बात है, लगनी भी चाहिए, सबकी लगनी चाहिए, मेहनत करने वालों की सबकी नौकरी लगती है, ठीक है ना। सफलता मिलती है लेकिन आपसे खून पसीना मांगती है, तो सफलता मिलती है, अगर उस लेवल के एफर्ट्स लगाए तो उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक उसने तैयारी करी तब तक क्या रहा, वो बेरोजगार रहा। इसको बोला जाता है शिक्षित बेरोजगारी। और सब लोगों को मिलती भी नहीं, मिल भी नहीं पाती, और फिर वो खेती वगैरह का काम भी नहीं कर पाते, तो वो फिर शिक्षित बेरोजगार है, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट था बेरोजगारी का, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ठीक है। गरीबी बेरोजगारी इजी है एकदम, चीजें थोड़ी सी एक बार भी रीड कर ली तो समझ में आने वाली चीजें हैं, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। जिन्होंने पॉवर्टी देख लिया है अच्छी बात है, नहीं देखा है अच्छे से इस चैप्टर को कवर करिए, इजी है, क्वेश्चन बनता है तो फोकट के मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। एक बार रीड करोगे समझ में आ जाएगा।